Sorry guys, there was a connection problem, so that's why the Zoom cloud was stopped. But again, we have started it. So I was just let me share my screen again. Yeah. So I was talking about ये जो Oedipus Rex है, जो Oedipus Rex हमारे कोर्स कंटेंट में भी है और इससे हमें ये पता लगता है कि हिस्ट्री ऑफ ड्रामा इज रूटेड इन इवन बिफोर द एंग्लो सेक्सन पीरियड। जो एंग्लो सेक्सन पीरियड से पहले है उसमें ये रूटेड है। तो अब हमने यहाँ पर जो आगे पढ़ना है वो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि ये किस तरह से होगा। जो डार्क एजेस है उसमें किस तरह के प्लेज हुआ करते थे या किस तरह के उसमें ड्रामाज हुआ करते थे, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामाज वर देयर। ओके गाइस, तो अब वो ये है, ट्रेजिक प्लेज आर ड्रामाज, mystery plays are dramas, miracle plays are dramas, morality plays are dramas. So these are the four types of dramas which used to be performed in ancient times or in dark ages. Okay, these are the dramas. Now let me explain to you that what is tragic plays. When we talk about the tragic plays, then we have to keep in mind that tragedy begins in ancient Greece, and the first great tragedies, in the first time, the tragedies used to be performed on stage and huge festivals. We have to keep in mind that the tragedies used to be performed in stages. I think one of the students had asked me the question related to the tragedy as well, so I just answered that there's the slide which is this one. So I will explain to you that how the tragedy used to be performed over there. जैसे कि आजकल हम इस ज़माने में देखते हैं कि स्टेडियम्स के अंदर बहुत क्रिकेट स्टेडियम हो या फुटबॉल के अंदर कितने सारे लोग मैच देखने के लिए आते हैं, तो ह्यूज ऑडियंस होती है। तो सेम इसी तरह से जब ये ग्रीक ट्रेजेडी का ज़माना था, तो इट वाज द पीक टाइम फॉर द ग्रीक ट्रेजेडी, एंड whenever the tragedy used to be performed, and they specially made stadiums, like stadium, not stadium but the like stadiums, and in which people used to be gathered. अगर आपने हिस्ट्री का कोई ड्रामा देखा हो या हिस्ट्री की कोई मूवी देखी हो, जैसे कि है स्पार्टकस, और आप जैसे कि देखें ग्लेडिएटर, आप ऐसी मूवीज को देखें, वहां पे पता चलेगा कि ग्लेडिएटर एंड स्पार्टकस के अंदर लोगों कैसे एक स्टेडियम जिस तरह से बना होता है और उस बीच में वो क्या करते हैं कि वहां पर उन ग्लेडिएटर्स को आपस में लड़ाते हैं, दे फाइट विद ईच अदर एंड द पीपल फ्रॉम होल सिटी दे गैदर टुगेदर लाइक वी गैदर इन द स्टेडियम इन ऑर्डर टू वॉच अ मैच। तो जिस तरह से हम मैच देखते हैं, सेम इसी तरह से लोग वहां पर गैदर्ड होते हैं और वहां पर आके वो ट्रेजडीज देखते थे। इतनी ज्यादा ट्रेजडी को अहमियत दी जाती थी उस टाइम में। मोर इम्पोर्टेंटली वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दोस ट्रेजडी यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑनर फॉर द गॉड्स। उनके जो गॉड्स होते थे उनके ऑनर के लिए ये ट्रेजडीज परफॉर्म की जाती थी उस ग्रीक के जमाने में। और ड्यू टू दिस रीजन इट इज बिलीव्ड बाय सम ऑथर्स एंड सम हिस्टोरियंस कि ये जो ट्रेजडी है, ये ड्रामा की एक फॉर्म है, ये ट्रेजडी ड्रामा is the first literary form of English or any literature, even the written literature। जो literature आया है उसकी जो first form है, कुछ historians ये believe करते हैं, I'm not talking about all historians, यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू वेरी करता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र में कुछ और होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो अगर हम बोलते हैं कि पहली फॉर्म लिटरेचर की क्या है, तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो ट्रेजिडी है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेजिडी के जो प्लेज होते थे, जो परफॉर्मेंसेस होते थे, उनको दी जाती थी, उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो इसके सिवा अगर हम इसको ट्रेजिडी को और डिस्कस करें, one of the most celebrated tragedies of the ancient Greece was Oedipus Rex। जैसे मैंने आपको कहा कि Oedipus Rex जो है ये मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रेजेडी है हिस्ट्री में। और मोर इम्पोर्टेंटली ये जो ट्रेजेडी जब परफॉर्म होती थी इतने बड़े स्टेडियम में, तो वहाँ का थोड़ा सिनेरियो आपको बता देता हूँ जो कि मैंने हिस्ट्री से पढ़ा है, विच इज़ के जो उस ट्रेजेडी को परफॉर्म करने वाले एक्टर्स होते थे, वो जब स्टेज पे आते थे तो इतना बड़ा स्टेडियम होता था, लेकिन स्टेडियम में कोने में भी अगर कोई बंदा बैठा होता था तो उसको पता होता था कि कौन सा एक्टर
कौन सा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो जो स्टोरीज होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जनरेशन टू जनरेशन सुनी हो रही होती हैं, तो उनको पता होता है कि विच स्टोरी इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज और विच ट्रेजेडी इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। तो वहाँ क्योंकि जो एक्टर्स होते थे वो मास्क पहनते थे चेहरे पे, और मास्क के साथ अपनी कॉस्ट्यूम या अपना जो उनका पूरा लुक है वो इस तरह से बनाते थे, बिल्कुल सिमिलर टू दैट कैरेक्टर। अगर किसी का कोई कैरेक्टर लॉयन का है तो वो खुद को बिल्कुल लॉयन जैसा बना लेता था, ताकि उनको पता था कि ये लॉयन का कैरेक्टर है, ऑडियंस को दूर से ही पता लग जाता था, एंड देन दे यूज टू एंजॉय अ लॉट। उसमें रियलिटी का कॉन्सेप्ट लाते थे। और इसके बाद अगर हम इसको और डिटेल में देखें कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो स्टोरी है, जहाँ ये जो हमारी ट्रेजेडी है, वो है आर्टिपस रेक्स। व्हाट इज एक्चुअली आर्टिपस रेक्स? लेट मी give you a brief introduction about Oedipus Rex, that what is actually it is in Oedipus Rex. Oedipus Rex is the tragedy about the king Oedipus. ये ये जो किंग है, इसका जो फादर था उसको एक उस टाइम के प्रॉफिट ने ये कहा कि भाई आपका जो बेटा है, ही विल किल यू, योर सन विल किल यू एंड ही विल मैरी विद योर वाइफ, विच मीन्स कि आपका बेटा आपका मर्डर करेगा एंड देन ही विल मैरी विद हिज ओन मदर। सो ड्यू इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, वो जो किंग था उसका जो इलाका था, जो मतलब उसकी किंगडम थी, उसका नाम था दी बेस। वो दी बेस का किंग था। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ दैट यू हैव टू किल अ चाइल्ड, यू हैव टू किल अ सन। तो उन्होंने अपने बेटे को मारने की प्लानिंग बनाई, और उसने किंग ने अपनी वाइफ को कहा कि इसको मार दो, बिकॉज फ्यूचर की ये प्रिडिक्शन है। और ये जो प्रिडिक्शन अपोलो जो प्रिडिक्शन करता है, उनका जो अपोलो एक उनके गॉड का नाम था, और वी कैन से दैट इट वाज देयर प्रॉफिट और गॉड। तो उन्होंने वो जो प्रिडिक्शन कर दी, तो वो उनको लाजमी साबित होगी, क्योंकि पहले भी हिस्ट्री में ये आता है कि उसने जो प्रिडिक्शंस की थी तो वो साबित, वो मतलब वो क्लियर हो जाती थी, वो वैसी साबित हो जाती थी। तो अपने बेटे को उन्होंने मारने की प्लानिंग बना ली। अपनी वाइफ को उसने कहा, क्वीन को कहा, जोकास्टा, उसकी क्वीन का नाम था जोकास्टा, आडिपस की मदर का नेम। तो जोकास्टा को कहा कि इसको तुम जाके मार दो, बट इट वाज हर ओन चाइल्ड, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू किल हर ओन चाइल्ड। She didn't do that when she was she went in forest in order to kill that child. She couldn't do that. So उन्होंने क्या किया कि उनका एक कोई सर्वेंट था जिसको उसने हैंड ओवर कर दिया बच्चा, और कहा कि इसको यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, ताकि हम तक ना, हमें ना मिले। बट लेट मी कंक्लूड दिस स्टोरी, बट somehow unwillingly, unwittingly, that child grew up and he becomes young, and unknowingly he killed his father, and unknowingly he married to his mother. And in this way, when he came to know this, then the tragedy happened to him, and in the last, Jocasta, which was his mother and his wife as well, she hanged herself, and he also blinded himself, and then he went in exile in the forest. So this is the tragedy which happened to the Oedipus the king. Okay, so this is this is the play, which is a tragic play, and we will discuss this. It is in your course content as well, so we will study this. Now let's move forward. What are the requirements of the tragedy? Now here I will tell you that what actually the requirements of tragedies are. The requirements of tragedies, the first and the most requirement is that there should be a tragic hero. वहां पर ट्रेजिक हीरो का होना ट्रेजेडी के अंदर लाजमी है। अगर ट्रेजिक प्ले है और उसके अंदर ट्रेजिक हीरो नहीं है, तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द ट्रेजेडी। ओके, अच्छा, वो जो हीरो है दैट कैन बी मर्डरर एज वेल। मोर इम्पोर्टेंटली, वो जो हीरो है दैट वुड बी मेल ओनली, बिकॉज ग्रीक्स के जमाने में उनके जितने भी परफॉर्मेंस होते थे, या जितने भी कैरेक्टर्स होते थे, वो वुमेन्स को अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि दे यूज टू कंसीडर वुमेन्स एज द प्रिंसेस ऑफ होम, एंड द वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू गो इन इवन द फेस्टिवल्स एज वेल। वो फेस्टिवल्स में नहीं जा सकती थी। ट्रेजेडीज जहाँ पर परफॉर्म होती थी, उस फेस्टिवल में वो शिरकत नहीं कर सकती थी, वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी। दे वर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो उनके जो भी हीरोज होता था वो मेल हीरो होते थे। तो उसमें
ट्रेजिक हीरो होना चाहिए। ट्रेजिक जो हीरो होता है वो मर्डरर भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो डीड्स होते हैं वो गुड होने चाहिए, उसके डीड्स सारे गुड होने चाहिए। अगर उससे बाय मिस्टेक या मजबूरी में कोई मर्डर हो भी गया है तो दैट डजंट मैटर, दैट वुड बी कंसीडर्ड अ ट्रेजिक हीरो एज वेल। तो उसके डीड्स के ऊपर फोकस होता है कि जो ट्रेजेडी में जो हीरो होता है उसके डीड्स बड़े अच्छे होते हैं, बट he will suffer a lot. He will suffer from great sorrows and problems and issues, and he will end up with death. और उसका जो एंड होगा वो डेथ पर ही होगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेजिक ड्रामा। ये एक ट्रेजिक ड्रामा की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप कि आई मेड द सेंस। और इसमें जो मैंने इस पेज पे जो फाइनल जो स्लाइड है उसमें द रोमन्स वर द फर्स्ट civilizations we know of to allow women to in to act in plays। ये जो रोमन एम्पायर जब आई थी बाद में, तो रोमन एम्पायर के बाद इन्होंने वुमेन्स को अलाउ किया था कि वो आके परफॉर्म कर सकती हैं ड्रामाज में, और अगर कोई सोशल एक्टिविटीज हैं उनमें उन्होंने इनको इजाजत दी थी। बट इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और द इंग्लिश हिस्ट्री, तो इंग्लिश में रेस्टोरेशन के पीरियड में 1660 में इनको अलाउ किया गया था ताकि वो आकर परफॉर्म कर सके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट मी डिस्कस द ट्रेजेडी इन डिटेल। अब ट्रेजेडी को हम डिटेल में इस तरह क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सवाल आपका हो सकता है। तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन एडवांस कि हमारे जितने भी प्लेज हैं क्लासिक्स इन ड्रामा का मकसद ही यही है कि ड्रामा की हिस्ट्री में वो जो कि ग्रेट ट्रेजरीज हैं हमने वो डिस्कस करनी है। आप अपनी कोर्स कंटेंट को देखेंगे तो उसमें आप डॉक्टर फास्टस को देखेंगे, इट इज अ ट्रेजेडी। आप आडिपस रेक्स को देखेंगे, इट्स अ ट्रेजेडी। आप शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को देखेंगे तो ये सारी ट्रेजेडीज हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रेजेडीज, सो दैट्स व्हाई वी मस्ट नो द फाउंडेशन ऑफ ट्रेजेडी एज वेल, कि ट्रेजेडी की फाउंडेशन क्या है। यहाँ जैसे यहाँ पर हाउ ट्रेजिक ड्रामा केम इन एग्जिस्टेंस, ट्रेजिक ड्रामा एग्जिस्ट वो कैसे आया, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस कैसे आई है यहाँ पर। तो एसिक्लस सॉरी एस्केलस, ये नेम जो मैंने लिखा हुआ है इसको एस्केलस के तौर पे परफॉर्म करेंगे। इफ आई एम pronouncing it wrong then I'm sorry for that. Aeschylus was the first tragedian to codify the basic rules of tragic drama and it is considered by many to be the father of tragedy. अगर हमसे कोई पूछता है कि who is the father of tragedy, then we would say that Aeschylus is the father of tragedy. But some historians say that Sophocles is the father of tragedy who wrote Oedipus Rex. कुछ authors, कुछ historian कहते हैं कि Sophocles है, लेकिन most of the historians कहते हैं Aeschylus is the father of tragedy. Aeschylus was the first tragedian to codify the basic rules of tragic drama, tragedy that had preceded. It is often described as the father of tragedy. He is credited with invention of the trilogy, a series of 3 tragedies. यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ट्रायलॉजी, ठीक है, अ सीरीज ऑफ 3 ट्रेजेडीज दैट ऑल वन स्टोरी। ओके, अब यहाँ पर इसको हम एस्केलस को हम फादर ऑफ ट्रेजेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ही इज द वन इन द हिस्ट्री हु इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेजेडी, और इसी ने ट्रायलॉजी ऑफ सीरीज बताई। क्योंकि जो पहले ट्रेजेडीज होती थी वो जैसे मैंने आपको बताया टोल्ड स्टोरीज होती थी, नैरेटिव फॉर्म में होती थी, लेकिन ये बंदा ऐसा है जिसने उसमें थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको कोडिफाई किया। क्या ट्रायलॉजी को इंट्रोड्यूस उसने करा दिया। नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी क्या है? इट इज द सीरीज ऑफ 3 ट्रेजेडीज, 3 ट्रेजेडीज एक साथ परफॉर्म होती हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेजेडीज परफॉर्म होती है। मोर इम्पोर्टेंटली वो प्योरली ट्रेजेडीज होती हैं, और जब ये इनका एंड होता है, इनका जब शाम हो जाती है और ट्रेजेडीज इनको खत्म करनी होती है, तो इन ऑर्डर टू स्पिल द ये सटायर का यूज करते हैं, सटायर प्ले, ठीक है। अब यहाँ सटायर प्ले का मीन्स जो वो प्लेज होते हैं, सटायर प्ले को हम वो प्लेज कहते हैं जिसमें एडवेंचर होता है, जिसमें फन होता है, जिसमें आप सोसाइटी को मीन्स क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन इन अ फनी वे। तो इन ऑर्डर टू make the audience lighter, in order to make their moods lighter, he used
used a technique star play in the end of the tragedies. तो इसी बातों की वजह से एस्केलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है. तो यू हैव टू कीप इन दिस माइंड. ओके, अच्छा, ये है ट्रेजिक प्लॉट्स वर ऑफन बेस्ड अपॉन मिथ्स फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन. देखो ये वहां पर वो बात आ गई जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी. ओरल ट्रेडिशन से आए. मिथ्स होती थी ज्यादातर और ओरल ट्रेडिशंस होते थे जो स्टोरी टोल्ड की सूरत में होते थे या नरेशन में होते थे. जनरेशन टू जनरेशन फैमिलीज में ट्रांसफर होते आते थे. तो ये इनकी जो जो प्लॉट्स होते थे, इनके प्लॉट मीन्स द स्टोरी, जो स्टोरी इनकी होती थी वो इसी ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा होता था. और अच्छा, यहाँ पर देखो नैरेटिव प्रेजेंटेड बाय एक्टर्स. ठीक है, तो एंड टुक द फॉर्म ऑफ नैरेटिव. अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली ड्रामास पहले कैसे होते थे, उनकी पहली फॉर्म क्या थी. पहली फॉर्म ट्रेजेडीज थी. पहले ड्रामास नैरेटिव फॉर्म में होते थे, स्टोरी की शक्ल में होते थे, ओरल ट्रेडिशंस में होते थे. वो कैसे परफॉर्म होते थे आपने ये भी समझ लिया, और कहाँ से स्टार्ट हुए आपने ये भी समझ लिया, आपको बता दिया, और किस तरह से होते थे वो भी आपको बता दिया. आई होप कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. अगर यहाँ तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू मे आस्क, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू. Is there anyone who want to ask anything or want to share anything or want to give his or her comments? अगर आप अपना कमेंट भी देना चाहे तो मोस्ट वेलकम. कौन कौन बैठा है? Javier, unmute yourself. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू मे आस्क, और एनीवन फ्रॉम योर क्लास में आस्क. सर वो आप थोड़ा सा सर स्लो, क्योंकि सर हम साथ साथ लिख भी रहे हैं तो काफी पॉइंट्स उसमें मिस हो जा रहे हैं. तो अच्छा, सर कहाँ? आप थोड़ा जहाँ से सा थोड़ा, स्लो कर हाँ, सर. ओके ओके, अगर जहाँ से मिस नहीं हुआ नहीं है तो सर, मुझे आपने नहीं सर, अब तक तो सही है, लेकिन सर मैंने कहा आप थोड़ी अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लें, क्योंकि अच्छा, सर वो आपके लेक्चर के पॉइंट मिस हो रहे हैं सर. डोंट वरी, मैं लेक्चर भी शेयर कर दूंगा आपसे, वीडियो और ये पीपीटी भी आपसे शेयर कर दूंगा. और मैं स्लो चलता हूँ, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गो स्लो. ओके जी सर, थैंक यू. ओके, वेलकम वेलकम. चलो, परफेक्ट. तो let me conclude these all things. Once again I'm repeating that आपने क्या यहाँ तक आपको जो पढ़ाया गया है कि जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, वो हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे स्टार्ट हुई, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, और जो पहला पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का है वो कैसे फॉर्म हुआ, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, ये चीज़ें हमने डिस्कस की. उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ ड्रामास पे आए हैं. हम पहली फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेजिक फॉर्म. ट्रेजेडी, हम ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे हैं कि ओल्ड टाइम्स में ट्रेजेडी कैसे डेवलप हुई, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वो कैसे परफॉर्म होती थी. आपने ड्रामा की भी हिस्ट्री पढ़ी कि ड्रामा में क्या क्या हुआ था. आप मीन्स के स्टार्टिंग में आपके ड्रामास कैसे होते थे, वो कैसे परफॉर्म होते थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं. तो I hope I have made my sense in order to make you understand. Now let's move forward. Still we are discussing tragedy. So let me give you some more examples about tragedy. मैं ट्रेजेडी को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे प्लेज ही ट्रेजेडी पे बेस्ड हैं. तो अगर आपको ट्रेजेडी का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आएगा तो बिलीव मी इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेजेडी. जो भी आप प्ले पढ़ेंगे तो आपको पहले से कंटेंट, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. नाउ इफ वी ट्रेस द हिस्ट्री इन, अब अच्छा, इसका मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया लेकिन ये अचानक मेरे जहन में पॉइंट आया तो मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि जो हिस्ट्री को हम जब और डिटेल में ट्रेस करते हैं, या वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, द ग्रीक फिलोसोफर्स, देयर वर टू मेन टाइप्स ओवर देयर. वहाँ पर ग्रीकियंस में दो बड़े टाइप्स थे. नंबर वन था एथेंस एंड नंबर टू था स्पार्टा. जब हम ग्रीक हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ग्रीस के जमाने में देयर वर टू मेजर टाइप्स ओवर देयर. टू मेजर आर वी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द ग्रीक वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन द वन पार्ट there were Athenians and in the second part there were Sparta. I think you might know about this. So now let me explain you who were the Athens and who were the Sparta.
The Spartans used to produce the strongest army in the history. अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी किसी की थी या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो जहां पर थे, तो दोज वर स्पार्टन्स. स्पार्टन्स, जो स्पार्टा के जो लोग होते थे, दे यूज टू प्रोड्यूस द बेस्ट मैन एवर फॉर फाइट. Even it is believed that some historians say that during the times of during the peaks of Sparta, if the mother gives if any mother would give birth to any abnormal child, they used to throw that child from the hill. They used to kill the child because they used to say that this is not beneficial, this child is not beneficial for our society, that's why he should die rather than become burden on the society. तो वो उस बच्चे को मार देते थे स्पार्टा. वो सिर्फ वो जो अब नॉर्मल नहीं होते थे, बिल्कुल सेट बच्चे होते थे, they used to train them from childhood how to fight. Due to this reason, the Spartans produced the greatest army in the history. Greatest army जो अगर है तो वो हिस्ट्री है. If you have watched the movie 300 Sparta, then if you have not watched this movie, then I would recommend you to watch this movie. आप अगर 300 स्पार्टा, अब ये जो मूवी है इसके दो पार्ट्स हैं. सेकंड पार्ट का आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली. इफ यू वॉच दिस मूवी देन यू वुड कम टू नो दैट हाउ स्पार्टन्स वर स्ट्रॉन्गर, हाउ they produced their army. Only 300 Spartans faced thousands of the soldiers, his enemies, tens of thousands enemies they faced. And it was very inspiring movie for me. So you must I would recommend you to watch this movie. तो अब ये तो थे स्पार्टा, लेकिन अब एथेंस कौन थे? द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रीक वाज एथेंस. एथेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस द फिलोसोफर्स. एथेंस यहाँ फिलोसोफर्स प्रोड्यूस करते थे. द फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, सोफोक्लेस, दीज ऑल फिलोसोफर बिलोंग टू एथेंस. ये जो हमारे ट्रेजरी जो हम पढ़ रहे हैं, हम जितने भी ट्रेजरी अभी तक जो पढ़ा है या जो पढ़ेंगे, तो जो हिस्ट्री के एंशेंट हिस्ट्री की जो ट्रेजरीज हैं, इसकी रूट्स एथेंस से मिलती हैं. विच मीन्स के अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो हिस्ट्री में हमारी ट्रेजरी है ये कहाँ से आई है, if someone would ask you that from where the tragedy came from, then you would answer that person that the history says, or history is the evidence that the tragedy came from Athens. Especially on a broader concept, on a broader term, tragedy came from Greek. If we make it more specific, tragedy came from Athens. Okay? अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो ग्रीक से आई ट्रेजेडी, लेकिन अगर हम इसको और स्पेसिफिक करेंगे तो वो एथेंस से आई है. तो उनका जो एथेंस वाला पार्ट है वो हमें ट्रेजेडी देते हैं. ओके गाइस, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने किस तरह से ट्रेजेडी को फॉर्म किया है और किस तरह से इसको इन्होंने डेवलप किया और इसको इंट्रोड्यूस कराया. अकॉर्डिंग टू ट्रेजेडी ऑफ ग्रीस. अच्छा, जो एथेंस हैं वो क्या करते थे? यूज टू परफॉर्म ट्रेजेडी in their annual festivals for their gods. वो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है. एंड गॉड, अच्छा उनके गॉड के नाम क्या होते थे? एक वाइन का गॉड अलग होता था, वाटर का गॉड अलग होता था, सूरज का गॉड अलग होता था, आसमान का जो मतलब उनका गॉड होता था वो अलग होता था. तो फॉर in order to honor them, in order to give them parties, they used to organize the festivals. और उनके लिए एनुअली भी एक फेस्टिवल्स होते थे, जैसे कि हमारी ईद है एनुअल, तो इसीलिए उनके भी एनुअल फंक्शंस होते थे. एंड दे यूज टू परफॉर्म दीज ट्रेजरीज इन दोज एनुअल फंक्शंस. दे यूज टू परफॉर्म दीज ट्रेजरीज फॉर देयर ऑनर. तो इसीलिए ये ट्रेजरीज परफॉर्म होती थी, एथेंस में होती थी परफॉर्मेंसेस ये. ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी ऑफ ग्रीस, अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी ऑफ एथेंस, ये जो डाउनफॉल ऑफ हीरो है, ये जो हीरो का डाउनफॉल कैसे होता है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिलीव मी कि अगर कोई मतलब आपसे पूछे कि ट्रेजेडी के अंदर जो डाउनफॉल होता है हीरो का, क्यों होता है? डाउनफॉल मीन्स कि ट्रेजेडी जो हीरो के साथ होती है, जैसे कि आर्टिपस रेक्स के साथ ट्रेजेडी हुई, और डॉक्टर फास्टस के साथ ट्रेजेडी हुई, और या ओथेलो के साथ ट्रेजेडी हुई, हैमलेट के साथ किंग हैमलेट है जो, उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई. ये जो ट्रेजेडीज है ना, इनके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि ये ट्रेजेडीज इन हीरोज के साथ क्यों हुई, व्हाई डिड दिस ट्रेजेडी हैपन टू ट्रेजिक हीरो, क्यों हुई है? तो हियर इज द आंसर फॉर दिस. Whenever a character or hero came to knowledge, or from ignorance to knowledge, or in other words we can say that when there is a recognition of truth, the tragedy happens to that hero. अब इसको सिंपल वर्ड्स में मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा कि जब डाउनफॉल ऑफ हीरो तब होता है जब उसको इग्नोरेंस से उसको नॉलेज मिलती है. पहले वो जिंदगी जी रहा था इग्नोरेंस में, तो वो सही था, उसकी डीड्स भी सही थी, वो बिल्कुल सही था. लेकिन जब उसको रिकग्निशन ऑफ नॉलेज हो जाती है, उसको पता लग जाता है, कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको वो लाजमी पता लगता है कि उस फैक्टर, उस सच्चाई का उसको पता लगता है, तो वो सच्चाई इसको क्या करती है, ट्रेजेडी में कन्वर्ट कर देती है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. और देन दैट हीरो विल सफर अ लॉट, ही विल सफर फ्रॉम ग्रेट सारोज एंड सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड देन उसका एंड डेथ के साथ होता है. उसका एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि डाउनफॉल कैसे होता है. जैसे कि आर्डिपस रेक्स हम पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ. तो ये जो रिकग्निशन, ये जो इग्नोरेंस टू नॉलेज इसे कहते हैं, तो दूसरा है रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ. तो ये जो रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ या इग्नोरेंस, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज क्या है? आर्टिपस रेक्स किंग हो गया, उसके अपने फादर को उसने किल किया. देन ही हैज मैरिड टू जोकास्टा, उसने जोकास्टा से शादी किया. इसको पता ही नहीं था कि ये जो मेरा फादर था और मैंने उसको मार के अपनी मदर से शादी की है. ही डिडंट नो, बिकॉज व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड ही वाज थ्रोन. वो तो पता नहीं कहाँ से बड़ा पड़ा हो गया और फिर वो ही वाज सो स्ट्रॉन्गर, तो उसने उसको उससे मैरी करके फिर वो किंग बन गया. ही डिडंट नो he did not know anything, इसको कुछ भी नहीं पता था. बट जब तक इसको कुछ भी नहीं पता था, ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट, हर चीज सही सही जा रही थी. बट व्हेन ही केम फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज that the person he killed, his was father, and the queen which he has married is his mother, then he became victim of tragedy. He suffered a lot and he ended up blindly and went to the exile. So ये क्यों चीजें उसके साथ हुई? क्योंकि जब उसको पता नहीं था तो सब कुछ सही था. जब उसको रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ हो गई, जब वो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ आ गया कि ये जो मैंने काम किया है ये इस तरह से हुआ है, तो उसके साथ ये हो गया. डॉक्टर फॉस्टस का एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि डॉक्टर फॉस्टस में क्या हुआ था कि डॉक्टर फॉस्टस ने भाई अपनी जो सोल है उसको सेल कर दिया था, लूसीफर को उसने बेच दी थी अपनी सोल को. तो व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैज डिड अ ग्रेट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, देन ही सफर्ड अ लॉट. और वो जो सफरिंग हुई, देन ही एंडेड अप इन विद डेथ. तो जब आप रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ करते हैं या इग्नोरेंस टू नॉलेज आते हैं, तो ट्रेजेडी होती है उस ट्रेजिक हीरो के साथ. तो हीरो के साथ ट्रेजेडी तब होती है, उससे पहले नहीं होती है. जब तक उसको वो रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ नहीं आती, इग्नोरेंस टू नॉलेज की तरफ वो नहीं आता, उसके साथ ट्रेजेडी नहीं होनी है. लेकिन जैसे ही ये होता है तो ट्रेजेडी टेक्स प्लेस. ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड दैट आई कैन रिपीट और आई कैन एक्सप्लेन. जवेरिया, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ जवेरिया. सर आपने जैसे कहा ट्रेजिक के एंड में सर डेथ जरूरी है, सिर्फ क्लासिक्स में ऐसा होता था? हाँ, या सर ट्रेजिक? यस यस यस, डेथ लाजमी नहीं है. जैसे ये जो हमारा आर्टिपस रेक्स है ना, उसमें डेथ नहीं हुई थी उसकी, जी। आर्टिपस किंग की. उसने खुद को ब्लाइंड कर दिया था, खुद को ब्लाइंड करके और एक्साइल कर दिया था. वो चला गया था जंगल में जाके रहना और सफ़र करने के लिए चला गया था. तो आई मीन टू से ये अनइंटेंशनली मैंने बोल दिया कि एंड ये जो डेथ होती है वो ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बोथ आर ऑप्शंस. लेकिन उसकी सफरिंग ओके। बहुत ज़रूरी होती है. तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि उसका जो सफरिंग होती है वो फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, सोबिया, अनम्यूट योरसेल्फ. सोबिया, अनम्यूट योरसेल्फ. So basically, tragedy is that when something happens unexpected by the audience, happens
suddenly and they became shocked. क्योंकि सर हम तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि अगर कोई नॉवल पढ़े होते हैं, कोई ड्रामा पढ़े होते हैं, तो हम उसके किसी ना किसी एक किरदार के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हीरो या हीरोइन के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। तो सर अचानक से जब ट्रेजेडी होती है या कुछ बुरा होता है हीरो के साथ या हीरोइन के साथ, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो फिर लोगों को लगता है यार ये क्या हो गया। तो सर मतलब ये यहाँ पे ट्रेजेडी का पॉइंट है। और जो आपने कहा कि इग्नोरेंस टू नॉलेज जब हीरो सफर करता है, तो इसको अगर मैं सिंपली कंसाइज करूँ तो वो ये कि आगाही अजाब है। तो जब उसको ट्रुथ के बारे में पता चलता है, उसको रियलिटी के बारे में पता चलता है, तो उसका जो है वो जीना या रहना या उसकी जितनी जॉय होती है दुनिया की या हैप्पीनेस होती है, वो सारी चली जाती है। खत्म। इज दैट सो? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही इन्फर किया है। क्योंकि जब उसके साथ ये उसको आगाही आ जाती है, उसको नॉलेज आ जाती है, तो देन उस पर्सन की जो डिजायर्स होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। दैट पर्सन इज बस वो ये सोचता है कि बस मेरी डेथ हो जाए, मेरा एंड हो जाए, आई डोंट वांट टू लिव एनी। एग्जैक्टली। यस सर। ओके नाउ सर। इट मीन्स कि आपको ये वाला पॉइंट भी सही से समझ में आ गया। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊँ। अच्छा, एम्स। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेजेडी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसके थोड़े से एम्स भी बता देता हूँ कि ट्रेजेडी के एम्स क्या होते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, ये भी मेरे स्लाइड में मैंने नहीं लिखा है, तो काइंडली आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें कि एम्स ऑफ ट्रेजेडी की हेडिंग डाल दें, क्योंकि मैं 2-3 एम्स बताने लगा हूँ ट्रेजेडी के। जो एम्स ऑफ ट्रेजेडी, दे आर ट्रू एम्स ऑफ ट्रेजेडी। नंबर 1, द एम ऑफ ट्रेजेडी इज मोरल लेसन। If means in each and every tragedy we will get the moral lesson. अब morality क्या है और moral lesson क्या है? वो ये है कि if you do anything wrong then you will have to suffer. आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको उसका अज़ाला करना पड़ेगा। बट सॉरी, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसका आपको बिल्कुल अज़ाना करना, उसका बिल्कुल अज़ाला करना पड़ेगा। तो विच मीन्स के आपकी जो मतलब डीड्स होती हैं, अगर अच्छी हैं तो आपको उसका अच्छा ही करना, उसकी अच्छाई मिलेगी, मोरालिटी मिलेगी आपको। लेकिन ट्रेजेडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा एक ऐसा ट्रुथ ज़रूर होता है जो कि उसको सफ़र करने पे मजबूर करता है। वो ट्रुथ ऐसा होता है, चाहे वो उस ट्रेजिक हीरो ने इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, लेकिन उसको जब उस ट्रुथ का पता चलता है तो फिर वो सफ़र करता है। लेकिन हमें क्या, इस ट्रेजेडी से हमें क्या सबक मिलता है? तो दिस इज व्हाई वी आर स्टडिंग दिस लेसन। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब हम इसको पढ़ रहे हैं, ट्रेजेडी को हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भाई हम सिर्फ कोर्स आउटलाइन में एचएससी ने सिर्फ इसीलिए तो नहीं दे दिया है कि हमने बस कोर्स को ही पास करना है, एग्जाम में लिख देना है और उसको पास कर देना है। नहीं, इसका एक्चुअली जो रिलेशंस है वो मॉरलिटी के है, कि हम अपनी लाइफ्स के अंदर मॉरलिटी को हम कैसे ला सकते हैं। जैसे कि हमने आर्टिकल्स रेक्स को जब हम पढ़ेंगे, डॉक्टर फास्टस को पढ़ेंगे, दूसरी जो ट्रेजेडीज हम पढ़ेंगे, तो हम जब उनको पढ़ेंगे तो उनसे हमने मॉरलिटी का लेसन लेना पड़ेगा कि वो चीज़ें जो उन्होंने की हैं, उन्होंने की, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, तो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस स्पेशली, तो हमने उनको अवॉइड करना है, हमने वैसा नहीं करना। उनकी लाइफ से, उनके एग्जाम्पल से, उनकी प्रैक्टिसेस से हमने लेसन्स लेने हैं, और हमने ये प्रूफ करना है कि we are not going to do anything like them which will harm us or which will cause suffering for us or which cause problems for our society, for the people who are living around us। चाहे वो लोग हमारे नज़दीक रह रहे हैं या वो लोग हमारी फैमिली के हैं या सोसाइटी के, हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना होना पड़े, प्रॉब्लम में ना आना पड़े। सो वी हैव टू अवॉइड दोस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी विच आर वी सपोज टू गेट फ्रॉम दिस ट्रेजेडी। तो ये जो लेसन है पढ़ने का, कोर्स पढ़ने का, उसका यही एक्चुअली मकसद है सिर्फ, कि हमने मॉरलिटी सीखनी है, मॉरलिटी से वहाँ का कॉन्सेप्ट लेना है और उसको अप्लाई करना है हमारी अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे। और हमें उस मॉरलिटी से अपनी सोसाइटी के लिए जितना हम बेटर कर सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू एज मच एज वी कैन। बिकॉज after getting education, after passing from university, it is a sole responsibility to do something for ourselves, to do something for our family, to do something for our society, then for our city, then province, then our country. So we have to do things for each and every thing which I have mentioned. तो हमें इन सब के लिए करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा?
कि हमने ये चीज़ें पढ़कर इनको अप्लाई करना है कि मॉरलिटी हमने कैसे डेवलप करनी है अपनी लाइफ्स के अंदर। अगर हम यहाँ से पढ़ने के बाद वही दूसरे जो लोग, जैसे कि वी ऑल नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन अ कंट्री, सो वी अगर हम भी ऐसे होंगे तो विच मीन्स के इस कोर्स पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस कोर्स को पढ़कर हमने कोई सबक हासिल नहीं किया। इस कोर्स को पढ़कर इसको हमने अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। सॉरी, इस कोर्स को पढ़कर हमने अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट इसको नहीं किया है। हमने हमने इससे कुछ सीखा नहीं है, तो विच मीन्स कि वी हैव लर्न नथिंग। देन इग्नोरेंट पीपल आर मच बेटर देन अस। तो दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ ट्रेजेडी कि वो हमें मॉरलिटी सिखाती है। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। और दूसरा जो एम है ट्रेजेडी का, दैट इज एंटरटेनमेंट। क्योंकि एंटरटेनमेंट, ये दो मेजर एम्स हैं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ट्रेजेडी के और भी ज़्यादा एम्स हो सकते हैं, बट विच आई फाउंड मोस्ट टू इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ ट्रेजेडी। एंड आई डू रिमेंबर, अभी ये मेरे पास स्लाइड में नहीं है क्योंकि ये सर रियाज ने हमें पढ़ाया था, तो ही टोल्ड अस अबाउट दीज टू एम्स। तो मेरे जैसे ध्यान में आया, आई थॉट दैट आई मस्ट शेयर विद यू एज वेल। तो ये जो दो एम्स हैं, दूसरा है एंटरटेनमेंट। अब देखें, लोग एंटरटेनमेंट की वजह से भी ट्रेजेडी को देखने जाते थे उस टाइम, उस ज़माने में, जब लोगों के पास कोई सोशल गैदरिंग्स नहीं होती थी। जैसे कि आजकल तो हमारे पास सोशल गैदरिंग्स बहुत हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के हमारे पास मीन्स वेज पड़े हुए हैं। हम किसी भी एक मेथड के थ्रू हम एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें, जब ट्रेजेडी की डेवलपमेंट हो रही थी, जब फाउंडेशन रखी जा रही थी, तो उसमें ये इसका एक एम रखा गया था कि लोगों को एंटरटेनमेंट फॉर्म की जाए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। क्योंकि वी ऑल नो दैट व्हेन people gather at one place, they start sharing things with each other, they enjoy together, and they get chance to know to each other. So these all are the things which पता नहीं किसने अपना माइक खोला। So these all are things which happen in gathering together, at gathering together. तो आई होप कि आपको ये दो एम्स हैं जो ट्रेजेडी के हैं, ये भी आपको क्लियरली समझ में आए होंगे कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द ट्रेजेडी। ओके गाइस, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो भी आपका रेज, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पता नहीं पहले का है या अभी का है। डू यू वांट टू से समथिंग? Unmute yourself and do you want to say something? Your hand is raised. Okay, chat box. सर पहले किया, ओके ओके ओके, देन लोअर योर हैंड, बिकॉज मुझे लगा कि आपने अभी किया है। सो क्या अपना हैंड लोअर कर दें आप। ये कहाँ गए? वेट गाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जवेरिया वाज आउट। तो आगे चलते हैं। जो सेकंड फॉर्म ऑफ अच्छा, मजे की बात है, हम जहाँ तक जो भी वी वर डिस्कसिंग दैट वाज रिलेटेड टू द we starting let me go back to my slides. Types of classical dramas in dark ages. The first was tragic plays. So till this we were discussing tragic plays. Okay, so we have completed tragic plays. अब हमें यहाँ से ये पता चला कि भाई tragic plays क्या होते हैं, tragic plays कब हुए, मतलब कहाँ से आए। ग्रीक से आए, ग्रीक को हम और स्पेसिफिक करते हैं तो एथेंस से आए। ट्रेजिक प्लेस कैसे परफॉर्म होते थे, उनकी फॉर्म्स क्या हैं, और जो ट्रेजेडी जो हैपन हो जो होती है कैरेक्टर के साथ, तो वो कैसी है, उसके क्या रीजन है, उसके क्या फैक्टर्स है कि जो डाउनफॉल होता है हीरो का। तो हमने जो पूरी फाउंडेशन है ट्रेजिक प्लेस की, वो हमने कंप्लीट की है। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड टाइप, मिस्ट्रीज mastery plays. Okay, so let me go to that slide. Yeah, mastery plays. Now these plays were based on their religion. जैसे दूसरे मैंने आपको बताए थे कि जो ट्रेजिक प्लेस थे वो स्टोरीज फॉर्म में होते थे। वो क्या होते थे कि ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू आते थे, स्टोरी फॉर्म में आते थे, अपने बड़े बच्चों को बताते थे, इस तरह जनरेशन टू जनरेशन आते थे। लेकिन मिस्ट्री जो प्लेस होते थे, they were based purely on their religion. They were based on their religion,
stories used to be taken from their religion, whatever their religion was. They